हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हमने अभी टिश्यू कल्चर देख लिया था और उसके अलावा अभी हमारा चल रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती है ये मैं आपको कल के लेक्चर में बता चुकी, जहां मैंने बताया था कि जब किसी एक प्रजाति के पौधे में किसी दूसरी प्रजाति के पौधे, जंतु या किसी भी दूसरी प्रजाति से कोई वांछित गुणों वाला जीन लेकर हम अपने पौधे में ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, तब जो पौधा हमको प्राप्त होता है वो ट्रांसजेनिक पौधा या जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो मेन पौधा था उसके जीन के अंदर हमने मॉडिफिकेशन किया, संशोधन किया, उसमें किसी दूसरे पौधे के या किसी दूसरे बैक्टीरिया के, जैसे कपास में हमने बेसिलस थुरेजिनेसिस का जीन डाल दिया था, बैंगन में हमने बेसिलस थुरेजिनेसिस का जीन डाल दिया, गोल्डन राइस जब बनाया था तो उसमें डेफोडिल पौधे का और इरविनिया बैक्टीरिया का जीन डाल दिया। तो हमने क्या किया, मूल पौधे के अंदर किसी और जीव या प्रजाति के जीन को डालकर उसका जो मूलभूत प्राकृतिक जीन था उसमें वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ परिवर्तन किया, जिससे हमको क्या मिली, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। कुछ कुछ हम कल पढ़ चुके थे, जिसमें से हमने बीटी कपास कल अच्छे से देख लिया था, बीटी बैंगन कल हमने देख लिया था, और हमने देखा कि अभी बांग्लादेश में इसकी खेती की भी जा रही है। बीटी बैंगन की खेती कहाँ पे होती है? बांग्लादेश में इसकी खेती की भी जा रही है। इसको बीज कौन दे रहा है? महाइको। महाइको कौन है? महाराष्ट्र की एक कंपनी है, जो किसकी बेबी कंपनी है या इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? मॉन्सेंटो। ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो ये बीज बनाती है। कौन से बीज? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बीज या फिर हाई यील्ड वैरायटी के बीज। ठीक है। उसके बाद हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों देखा था। जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों में हमने देखा था कि किसने बनाया? आईआईटी दिल्ली के एक साइंटिस्ट हैं दीपक पेंटल, उनकी टीम ने मिलकर बनाया। इससे प्रोडक्शन में वृद्धि हुई 30%। ये हर्बीसाइड के लिए रोधी बन गया, मतलब खरपतवार नाशी बन गया। बहुत सारे फायदे हमने इसके देखे, लेकिन हमने नुकसान क्या देखा? सबसे बड़ा नुकसान था मधुमक्खियों को नुकसान, दूसरा खाने पीने की चीजें, हमको नहीं पता कौन सा एलर्जेटिक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस कर दे। उसके बाद हमने गोल्डन राइस देखा था। गोल्डन राइस के बारे में हमें क्या पता चला था कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के लोगों में विटामिन ए की कमी को दूर करते हुए वहां पे रतौंधी और जीरोफ्थेल्मिया जैसे रोगों को इस गोल्डन राइस ने खत्म किया है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें साइजीन, लाइसीजीन और इरविनिया बैक्टीरिया से प्राप्त एक सर्टल जीन डाला था, जिसकी वजह से ये गोल्डन राइस क्या बन गया था? कैरोटीन का संचयकर्ता बन गया था। इसके अंदर बीटा कैरोटीन का भंडारण अब बहुत अधिक मात्रा में हो रहा था। जब वो बीटा कैरोटीन मानव की बॉडी में जाता है तो किसमें एक्सचेंज हो जाता है? वो विटामिन ए बन जाता है, और इस तरह से हमारी बॉडी की विटामिन ए की कमी इसने दूर कर दी थी। ये गोल्डन राइस ही क्या है? पहली खाद्य फसल है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड पहली खाद्य फसल आपसे पूछा जाता है तो कौन बताएंगे आप? गोल्डन राइस। और भारत में ऐसी पहली फसल जो वाणिज्यिक स्तर पर यूज की जा रही है और जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो है बीटी कपास। ठीक है, अब आज जो हम देखेंगे वो क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे छत्तीसगढ़ जिंक राइस, फ्लेवर सेवर टमाटर, टर्मिनेटर जीन GESC, और उसके साथ कुछ फायदे और नुकसान देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ जिंक राइस से। क्या पढ़ना है हमको? छत्तीसगढ़ जिंक राइस। इतना हमने पढ़ लिया। अब तो आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि ये एक प्रकार का राइस है, यानी चावल है, जिसमें किसकी कमी को हम पूरा कर रहे हैं? जिंक की कमी को पूरा कर रहे हैं। कहां पे पाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में पाया जा रहा है। तो क्योंकि हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में बच्चों में बहुत ज्यादा कुपोषण है, स्टंटिंग और वास्टिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मध्य प्रदेश की भी बात करूं तो मध्य प्रदेश की 40% जनसंख्या कुपोषण के दायरे में आती है। इसी कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए राइस के अंदर, क्योंकि छत्तीसगढ़ को हम क्या बोलते हैं? धान का कटोरा बोलते हैं, मतलब यहाँ के लोग भी चावल बहुत ज्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? चावल के अंदर वो जीन डाल दिया जो क्या हमको बना के दे रहा है? जिंक बना के दे रहा है। इस तरह से वहां के बच्चों में जिंक की कमी को हमने दूर कर दिया। ये क्या था? छत्तीसगढ़ जिंक राइस। बार बार समझाने की जरूरत नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जिस पर्टिकुलर विशिष्टता को पौधे के अंदर डालना है, हम वो जीन ढूंढ के लाएंगे और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उस पौधे के अंदर वो वाला जीन हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये क्या हो गया हमारा? छत्तीसगढ़ जिंक राइस। अब अगले उस पर आते हैं हम, फ्लेवर सेवर टमाटर। फ्लेवर सेवर टमाटर, देखो बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार आपकी एग्जाम में आपसे पूछ ले 2019 या 2020 में, क्योंकि गोल्डन राइस पूछा जा चुका है। या तो गोल्डन राइस को रिपीट करेगा, अदरवाइज वो पूछेगा तो फ्लेवर सेवर टमाटर पूछेगा। क्या है फ्लेवर सेवर टमाटर? है टमाटर की कोई प्रजाति। अब
ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ज्यादातर बच्चों ने अगर प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो बहुत अच्छे से पता होगा फ्लेवर सेवर टमाटर क्या है। अभी जब आप टमाटर घर में लाते हैं और मैं आपको बोलूं कि इस टमाटर को स्टोर करके रखो, आप कितने दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो? 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, मैक्स टू मैक्स 7 डेज। मैक्सिमम कितने दिन तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं? 7 डेज तक। इसके बाद तो आपका जो टमाटर है वो धीरे धीरे उसमें कीड़े लगते हैं और वो सड़ना शुरू कर देता है ना। लेकिन ये जो फ्लेवर सेवर टमाटर है, इसकी विशेषता है कि आप इसको 6 महीने से भी ज्यादा के समय तक स्टोर करके रख सकते हो। अभी हम अपने घरों में अनाज पूरे पूरे साल का भरवा लेते हैं, जितना गेहूं चाहिए, जितना चावल चाहिए, जितनी चीनी चाहिए, पूरे पूरे साल का भंडारण करवा लेते हैं। अब वैज्ञानिक ऐसी तकनीक लेके आ रहे हैं जिससे आप फलों और सब्जियों को भी पूरे पूरे साल के लिए भंडारित करके रख सकते हैं। तो यही वो फ्लेवर सेवर टमाटर है। टमाटर के अंदर वैज्ञानिकों ने खोजा कि यार ये इतनी जल्दी खराब क्यों हो जाता है। जैसे आलू और प्याज हमारे घर में हर रोज यूज में आने वाली सब्जियां हैं, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, लेकिन उनकी विशिष्टता है कि वो ऑलरेडी 1-1 महीने तक हम स्टोर करके रख सकते, खराब नहीं होता है आलू, खराब नहीं होता है प्याज। टमाटर भी हमारे घर में हर रोज काम में आने वाली चीज है, लेकिन 3 दिन में खराब, 5 दिन में खराब, हर दिन लेने के लिए जाओ टमाटर को। तो वैज्ञानिकों ने इस टमाटर का अध्ययन किया, इसके जीन का अध्ययन किया कि वो ऐसा पर्टिकुलर कौन सा जीन है जिसकी वजह से ये टमाटर इतनी जल्दी खराब हो जाता है। तो वैज्ञानिकों को पता चला कि इसके अंदर कोई एक्स जीन करके है, इसकी वजह से ये टमाटर बहुत जल्दी सड़ जाता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा लाओ आणविक कैंची, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाओ या CRISPR-Cas9 लाओ और काट दो इसको। ठीक है, काट दिया हमने। अब वो वाला जीन ढूंढो जिसकी वजह से सब्जियों को हम लंबे समय तक वैसा का वैसा बना के रख सके। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इसमें वैसा कोई जीन ट्रांसप्लांट कर देंगे तो फिर भारत में समस्या हो जाएगी, लोग खड़े हो जाएंगे कि अरे हमको एलर्जी होगी, ये होगा, वो होगा। उन्होंने बोला हटाओ, जीन नहीं ट्रांसप्लांट करते, हम इसको आरएनए एंटीसेंस टेक्निक के थ्रू ठीक करेंगे। किसके थ्रू? आरएनए एंटीसेंस। मतलब हम इसमें कोई नया जीन ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, हमने जो ये एक्स जीन हटाया, हम क्या करेंगे, इस एक्स जीन को काटते नहीं है, हम इस एक्स जीन को इसी टमाटर में रहने देते हैं और इस एक्स जीन का एंटीसेंस बनाते हैं, मतलब इसकी फोटोकॉपी बनाते हैं, जो फोटोकॉपी नहीं होगी, इसका दूसरा वर्जन होगा। मतलब अगर ये एक्स है तो वो एक्स डैश होगी, इसका फॉर्मूला ABC है तो हमारे एक्स डैश का फॉर्मूला CBA होगा, है ना। तो हमने क्या बनाया, इसका एंटीसेंस आरएनए बनाया, एक्स डैश एक आरएनए बनाया। क्या बनाया? एक्स डैश आरएनए। अब जब ये एक्स जीन वो प्रोटीन बनाने के लिए जा रहा था टमाटर के अंदर, जिससे कि वो टमाटर जल्दी से सड़ जाता है, तभी ये हमारा एक्स डैश फॉर्मूला भी इसके साथ चला गया। ये जीन समझ पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उससे पहले हमने अंदर एक्स डैश की भरमार कर दी और इस एक्स डैश ने जाके इसको खत्म कर दिया। अब कौन सा प्रोटीन बनेगा? अब प्रोटीन बनेगा जो ये एक्स डैश बनवाना चाहेगा। इस एक्स डैश के अंदर कौन सा फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है जिसके द्वारा हमारा टमाटर लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। इस तरह से हमारा टमाटर क्या हो गया, लंबे टाइम के लिए सेव हो गया, साथ में उसका फ्लेवर भी एज इट इज रहेगा। इट मीन्स जब आपने टमाटर को पेड़ से तोड़ा था तब उसका जो टेस्ट था 6 महीने बाद भी आप खाएंगे तो वही जायका, वही स्वाद आपको टमाटर को खाने में आएगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद जब आप उस टमाटर को खा रहे हैं तो उसमें से आपको लग रहा है कि पुराना हो गया, स्वाद खत्म हो गया। नहीं, फ्लेवर भी सेव होगा उसमें। तो ये था फ्लेवर सेवर टमाटर, आरएनए एंटीसेंस टेक्निक के बेसिस पे बना है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब अभी हम नोट्स में देखेंगे। अभी आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर लो कि चीजें क्या क्या है। अब हम आते हैं हमारे कोई और फसल बच गई हो तो देख लेते हैं पहले। फ्लेवर सेवर टमाटर हो गया। अब आते हैं हम सीधे हमारे टर्मिनेटर जीन के ऊपर। क्या पढ़ना है हमको? टर्मिनेटर बीज भी बोल सकते हैं या फिर टर्मिनेटर जीन भी बोल सकते हैं। क्या है ये टर्मिनेटर जीन? इसके वर्ड पे चलते हैं हम। ठीक है, अभी तक तो हम देख रहे थे बार बार ऐसे वर्ड आ रहे थे जिनको तोड़कर हम उन वर्ड्स की परिभाषाओं पर नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन टर्मिनेटर तो सुना सा वर्ड है, मेरे हिसाब से आप सबने भी सुना होगा। अगर मुझे मेरी जॉब छोड़नी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन मेरे बॉस को मुझे अपनी जॉब से हटाना है, निकालना है, तो वो मुझे क्या करेंगे? टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो एक तो टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया? आपका निष्कासन कर देना, आपको बर्खास्त कर देना। दूसरा, आपने सुना होगा जब भी किसी महिला का गर्भपात कराया जाता है तो बोला जाता है कि हमने इनके बेबी को टर्मिनेट कर दिया, मार देना, हटा देना। तो टर्मिनेट का मतलब क्या समझ में आ रहा है? किसी चीज को खत्म कर देना, हटा देना, मार देना, समाप्त कर देना।
तो टर्मिनेटर जीन यानी किसी जीन को समाप्त कर देना, टर्मिनेटर बीज यानी बीज को समाप्त कर देना। ये क्या चीज है? अब तो टर्मिनेटर बीज वो बीज है जिसमें भ्रूणीय वृद्धि का जो गुण होता है, भ्रूणीय वृद्धि का गुण समाप्त हो जाता है, मर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमारे यहाँ पे क्या चल रही है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। किसके द्वारा? हाई यील्ड वैरायटी के बीजों के द्वारा। वो बीज जो बहुत ज्यादा उत्पादकता देते हैं और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी किसी किसी प्रकार से इनकी प्राकृतिक स्वरूप में मानव ने कोई ना कोई छेड़छाड़ की है। हाई यील्ड वैरायटी की बात करूं तो हाँ, ये हमको बहुत ज्यादा उत्पादकता देता है, लेकिन इनके प्राकृतिक स्वरूप के साथ मानव ने कोई ना कोई छेड़छाड़ की है और इनके अंदर कोई दूसरा जीन ट्रांसप्लांट किया है। पहली चीज समझ में आई। अब दूसरी चीज पे चलते हैं कि ये जो हाई यील्ड वैरायटी के बीज है, आपने इनको जमीन में डाला। एक खेत है आपका, ये खेत ए और ये है खेत बी, ठीक है। ये वो खेत है जिसमें आपने परंपरागत तरीके से फसलें बोई है। जो बीज आप आज तक यूज कर रहे थे, साधारण बीज, वो वाला है, ठीक है। परंपरागत बीज आप यूज कर रहे हो इसमें। और ये वो खेत है जिसके अंतर्गत आप हाई यील्ड वैरायटी के बीज या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बीज यूज कर रहे हो, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अभी तक जैसे किसान खेती करता था, यहां पर उसकी फसलें हुई, अब वो क्या करेगा? इन्हीं फसलों में से बीज उठाएगा और उनको अपने पास भंडारित कर लेगा। अगले साल जब वापस गेहूं का सीजन आएगा, इन्हीं भंडार में से वो बीज निकालेगा, जमीन में डालेगा, बोएगा और वापस फसल होगी। फिर से वो वापस इन्हीं फसलों से बीज लेगा, भंडारित करेगा, अगली सीजन आएगी, उन्हीं बीजों का यूज करेगा और फसल को उत्पादित करेगा। सबने खेती होते हुए देखी होगी, सुनी होगी। मेरे हिसाब से भारत का कोई बच्चा और स्पेशली मध्य प्रदेश का ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको खेती की थोड़ी बहुत जानकारी नहीं होगी, है ना। तो ये प्रोसेस सबने देखी होगी। अब आते हैं हम हाई यील्ड वैरायटी या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बीज के ऊपर। आपने फसल उगाई, फसल उगी, बीज नहीं मिलेगा, लेकिन यहां से क्या नहीं मिलेगा आपको? बीज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बीज के अंदर जो भ्रूणीय वृद्धि का गुण था, मतलब अपने जैसे अन्य को उगाने का गुण या अपने बच्चे पैदा करने का गुण या अपने जैसी फसल उत्पादित करने का गुण, इसके अंदर क्या कर दिया गया है? टर्मिनेट कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। वही बीज क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटर बीज, या वो जीन क्या कहलाता है? टर्मिनेटर जीन। मतलब एक बार फसल बोने के पश्चात उस फसल के द्वारा आपको अगली फसल के लिए किसी प्रकार के बीजों की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उस बीज के भ्रूणीय वृद्धि के गुण को यहां पे समाप्त कर दिया जा चुका है। किसी प्रकार के जीन को ट्रांसप्लांट करके, वो जीन जिसके द्वारा उस बीज के भ्रूणीय वृद्धि के गुण को समाप्त किया गया है, वो टर्मिनेटर जीन कहलाता है। और इस प्रकार के बीज को हम टर्मिनेटर बीज कहते हैं। क्यों ऐसी जरूरत पड़ी? क्यों आप किसी बीज को आगे के लिए भंडारित नहीं करने दे रहे हो? ऐसे तो किसानों को बार बार हर फसल के लिए जाके आपके बीज खरीदने पड़ेंगे। उसका रीजन इन मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या दिया? मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनी ने कहा हम टर्मिनेटर बीज लाए जैव विविधता की रक्षा के लिए। क्या बोला मल्टीनेशनल कंपनी ने? हम टर्मिनेटर जीन लेकर आए, टर्मिनेटर बीज लेकर आए, किसके लिए? जैव विविधता की रक्षा के लिए। तो सब सोच में पड़ गए, इससे जैव विविधता की रक्षा कैसे हो रही है? तो मल्टीनेशनल कंपनी ने बताया ये है आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स से उगने वाले पौधे, और ये है आपके वो पौधे जो आपकी परंपरागत फसलों से उगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मधुमक्खी, कोई भंवरा आया या हवा चल रही है, इनके द्वारा ये वाले बीज उड़कर कहाँ जाएंगे? इनके ऊपर आएंगे। परागकण आते, परागकण ऐसे जाते हैं। अब इनके अंदर जो हमने दूसरे बीजों को डाला है, जैसे अगर ये कपास की फसल है तो इसके अंदर का जो बेसिलस थुरेजिनेसिस का विशेला जीन है, वो भी तो इस फसल के अंदर जा सकता है। या फिर हमने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों में बीज डाला है, वो भी तो जीन इसमें डाल सकता है। या ये अगर सुनहरे चावल की फसल है तो इसमें से लाइसिजीन, साइजीन, सर्टल जीन भी तो उड़ के जा सकता है। इस तरह से अगर उस बीज के अंदर उत्पादकता का, प्रजनन का, प्रोडक्शन का गुण होगा तो वो इस विशेषता इसमें चली जाएगी,
और ये जो नेचुरल प्रोसेस है जैव विविधता की, कि हर पौधे की अपनी एक पर्टिकुलर विशेषता है, उस एक पौधे में आप सारी की सारी विशेषताएं नहीं डाल सकते हैं, वो चीज समाप्त होती जाएगी। और हो सकता है आगे आके ये वाले बीज जो हैं वो भी विषैले हो जाए, जैसे कपास बेसिलस थुरिनजेनेसिस की वजह से वो विषैला हो गया, हम उसको नहीं खा सकते। हो सकता है बाद में हमारी खाद्यान्न फसलें विषैली हो जाए, तो इस वजह से हमने इन बीजों को टर्मिनेट कर दिया है, ताकि अगर ये किसी और फसल और बीज के संपर्क में आए भी तो भी अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाए और दूसरी फसल के अंदर ये गुण नहीं जा पाए। तो सुनने में पहली दफा में सही लगता है कि हाँ सही किया, टर्मिनेटर जीन का ही यूज किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जैव विविधता को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया और उनके इस तर्क पे हमारे वैज्ञानिकों ने खोज की और उनको पता चला कि अगर आप बीजों को टर्मिनेट कर भी दोगे तब भी किसी न किसी रूप से परागकण उड़कर अगर दूसरे पौधे पर गया है तो कोई ना कोई जीन तो ट्रांसप्लांट, कोई ना कोई जीन तो ट्रांसफर करेगा ही करेगा। और मान लो इस ट्रांसफर करने के प्रक्रम में उसने वो टर्मिनेटर जीन ट्रांसफर कर दिया तो हमारी जो परंपरागत फसलें वो भी टर्मिनेट हो जाएंगी, हम आगे की अपनी जो खेती की प्रोसेस है वो करने से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। तो ये एक समस्या हमारे वैज्ञानिकों ने बताई और इनका जो तर्क था उनको भी खंडित किया और बोला कि आप जो टर्मिनेटर बीज ला रहे हो उसके पीछे जैव विविधता कितना बड़ा कारण है वो हमको नहीं पता, लेकिन आपके टर्मिनेटर बीज लाने के पीछे जो कारण हमको दिखाई दे रहे हैं वो है पहला, कृषि के व्यापार पर एकाधिकार करना। कृषि के व्यापार पर एकाधिकार करना कि अब अगर आपको गेहूं की फसल बोनी है, आप पंजाब हरियाणा में चले जाओ और पंजाब हरियाणा के किसानों से बोल दो कि परंपरागत बीजों से खेती कर ले, एक किसान रेडी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको आदत हो गई है हर एक बीज पर 1000 टन का उत्पादन प्राप्त करने की, और हमारे बीज उनको सिर्फ 100 टन का उत्पादन देंगे। लालच नाम की कोई चीज सुनी है? एक बार लत लग गई फिर छूटती नहीं है। तो ऐसे ही एक बार अगर हमारे किसानों को अधिक उत्पादकता वाले बीजों की आदत लग गई, फिर चाहे उनको चौगुनी मात्रा में सिंचाई करनी पड़ रही हो, डबल मात्रा में उनको उर्वरक का प्रयोग करना पड़ा, उनकी भूमि की उर्वरता का ह्रास होते हुए वो खुद देख रहे हो, लेकिन फिर भी उत्पादकता वो मुद्दा आ जाता है जहां पर वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं। और इस प्रकार से बार बार हमारी खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को हम किसके हाथों में सौंप रहे हैं? इन मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथों में। तो ये हो गया हमारे खाद्यान्न के व्यापार पर एकाधिकार करने से आप क्या करोगे? हमारी खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दोगे। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की समाप्ति। जैव विविधता को ह्रास तो वैसे भी होना है, ठीक है, जैव विविधता का ह्रास तो होगा ही, आप भले कितने ही टर्मिनेटर बीज लेकर आ जाओ। और मृदा की उत्पादकता में कमी, क्योंकि आप जो भी ये टर्मिनेटर बीज ला रहे हो इसमें कोई विषैले जीन डाल रहे हो, वो जीन अगर उस पौधे के अंदर किसी कीड़े को मार सकते हैं तो जाके वो मृदा के अंदर जो सूक्ष्म तत्व पाए जा रहे हैं उनको भी मारेगा, और अनटिल अनलेस हमारी मृदा की उर्वरता में क्या होता है? ह्रास। मृदा की उर्वरता में ह्रास या क्षरण। फिर सिंचाई की, आपने देखा होगा इन पौधों को सिंचाई की, इन बीजों को सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता होती है, ज्यादा मात्रा में इनको पानी लगता है। रासायनिक उर्वरकों की इनको ज्यादा जरूरत लगती है। तो इस तरह से ये सारे क्या है? टर्मिनेटर बीज क्या है? टर्मिनेटर बीज को टर्मिनेट करने का रीजन और टर्मिनेटर बीज को टर्मिनेट करने के बावजूद उनसे होने वाली ये सारी क्या थी? उनकी हानियां। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है GEAC। बार बार जब से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है मैं ये नाम ले रही हूं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमिटी। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत आप किसी भी जीन को जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, किसी में ऐड कर रहे हो, किसी में से निकाल रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो उसके लिए अनुमति देने वाली समिति है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? आप जनरली अगर
मैं आपको नहीं बताऊं और पूछूं तो आप में से ज्यादातर लोग बोलो कि विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं अभी साइंस एंड टेक, ज्यादा दिमाग जब हम लगाते हैं तो मतलब सही वे में ही जाओगे, क्योंकि ये सीधा सीधा से चीज है कि हाँ हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ये ध्यान देती है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता होगा। लेकिन नहीं, यही हमको ध्यान रखना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के आने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? पर्यावरण को, जैव विविधता को, मिट्टी को, सब किससे जुड़ा हुआ है? हमारी हेल्थ, सब एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत। जीईएसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत। और इसको किस एक्ट के तहत गठित किया गया है? तो इसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको गठित किया गया है। अब क्योंकि ये संसद द्वारा बने किसी कानून के तहत निर्मित हुई है, इट मींस ये क्या है? एक सांविधिक संस्था या वैधानिक संस्था है। ये क्या काम करती है? इसका काम क्या है? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किसी भी प्रकार की कोई फसल तैयार की जाती है, कोई लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवित कोई जीव, जैसे बैक्टीरिया में आपने कुछ चेंज किया या मानव के अंग में कुछ चेंज किया, ऐसा कुछ भी जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आप कोई परिवर्तन करते हो, उसका अप्रूवल ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी कहती है। हमारे यहाँ पे कपास का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन होना चाहिए, अनुमति किसने दी? जीईएसी ने। हमारे यहाँ पर बीटी बैंगन नहीं आना चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों नहीं आना चाहिए, अनुमति किसने नहीं प्रदान की? जीईएसी ने। समझ में आया इसका काम क्या है? अब हम चलते हैं हमारे नोट्स के ऊपर, एक एक चीज उसमें से देखेंगे। अभी हमने छत्तीसगढ़ जिंक राइस पढ़ा। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे? उच्च जिंक समृद्धता वाली चावल की एक नई किस्म। अभी तक चावल क्या दे रहा था हमको? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। अब चावल हमको क्या देगा? हाई लेवल का, हाई क्वांटिटी में हमारी जिंक की आपूर्ति भी करेगा। छत्तीसगढ़ में जहां लगभग 7 लाख से भी ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार है, वहां जिंक जैसे पोषक तत्व की अधिकता वाली यह किस्म कुपोषण से लड़ने में महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकती है। 3 नंबर में गोल्डन राइस पूछा था, 3 नंबर में छत्तीसगढ़ जिंक राइस 1 पूछा जाता है। आपके पास लिखने के लिए सफिशिएंट मटेरियल है, इससे ज्यादा मैं पूछेगा नहीं। अगर उसको पूछना होगा 5 नंबर तक जाके, 6 नंबर तक जाके, तो वो फ्लेवर सेवर टमाटर पूछेगा या फिर गोल्डन राइस को वो रिपीट करेगा। फ्लेवर सेवर टमाटर, इसका निर्माण आरएनए आधारित एंटीसेंस तकनीक से किया जाता है। अगर पूछ लिया जाता है, पहली लाइन आपको कंपलसरी रट के यही लिखनी है। ये एक लाइन ही उस एग्जामिनर को बता देगी, इसको पता है फ्लेवर सेवर टमाटर क्या है, आपको पूरे नंबर दिला देगी। तो इसका निर्माण फ्लेवर सेवर टमाटर का, अगर ये आपके एग्जाम में आ गया तो इस बात की मैं 100% गारंटी देती हूँ, जिसने ये लेक्चर लिखा है, देखा है या मेरे नोट्स पढ़े, वो लिखकर आएगा एंटीसेंस तकनीक, इसके अलावा कोई नहीं लिख के आएगा, और ये गारंटी के साथ कह रही हूँ, इसलिए आपको सीधे सीधे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसका निर्माण आरएनए आधारित एंटीसेंस तकनीक से किया जाता है। इस तकनीक द्वारा क्या होता है? इस तकनीक द्वारा टमाटर में ऐसे जीन का निर्माण होता है। अभी क्या हो रहा है? टमाटर के अंदर ही हम जीन का निर्माण करा रहे हैं। समझ में आया? आरएनए बेस्ड तकनीक में और डीएनए बेस्ड तकनीक में। डीएनए बेस्ड तकनीक में हम क्या करते हैं? जीन को जाके काटते हैं और उसकी जगह नया जीन ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब कोई जीन बाहर निकाल के दूसरा जीन अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। आरएनए आधारित तकनीक में ना तो हम कोई जीन बाहर निकाल रहे हैं, ना कोई जीन अंदर डाल रहे हैं, हम फॉर्मूले को चेंज कर रहे हैं। वो प्रोटीन जो हमारे टमाटर को सड़ा रहा था, उस फॉर्मूले को चेंज करके हम वो प्रोटीन बना रहे हैं जो हमारे टमाटर को 6 महीने से ज्यादा समय तक के लिए संरक्षित रखेगा। इट मीन यहाँ पे हमने ना कोई जीन काटा, ना कोई जीन डाला, ना कोई जीन निकाला, हमने क्या किया? हमने फॉर्मूला एक्सचेंज किया। समझ में आई टेक्निक कैसे डिफरेंस है डीएनए बेस्ड टेक्निक से? इसका निर्माण आरएनए आधारित एंटीसेंस तकनीक से किया जाता है। इस तकनीक द्वारा टमाटर में ऐसे जीन का निर्माण होता है जो टमाटर के पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे टमाटर पौधे पर ही लंबे समय तक रहकर पक सकते हैं और उनमें अधिक स्वाद भी होता है। सामान्य प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई, वही प्रोसेस अब यहाँ पर आप समीकरण और डायग्राम्स के थ्रू अपना बता सकते हैं। ये हमारा एक टमाटर लिया, उसमें नॉर्मल मैसेंजर आरएनए एक वो फॉर्मूला, वो मैसेज लेकर जा रहा है जो टमाटर को सड़ने वाला प्रोटीन बनाएगा। तो ये नॉर्मल मैसेंजर आरएनए ये एक प्रोटीन बनाने के लिए, पीजी प्रोटीन बनाने के लिए फॉर्मूला लेकर जा रहा है। अगर ये पीजी प्रोटीन उस टमाटर के अंदर बन जाता है तो क्या हो जाएगा? टमाटर सड़ जाएगा।
अब हमने क्या किया, ये टमाटर है, ये उसका सेंस मैसेंजर आरएनए, वही हमने इस सेंस आरएनए की क्या की, एक ऐसी कॉपी बनाई जो दिखने में इसके जैसी है पर बिल्कुल ऐसी नहीं है। अगर ये ए बी सी है तो हमारा एंटीसेंस आरएनए सी बी ए होगा। समझ में आया? तो हमने इस सेंस आरएनए का ये एंटीसेंस मैसेंजर आरएनए बनाया, ये इसको जाके कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मतलब इससे पहले कि ये वाला आरएनए समझता मेरे साथ क्या हो रहा है, इस आरएनए ने जाके उसके ऊपर अटैक करना शुरू किया और उसको खत्म किया। फिर क्या बना, सिंथेटिक एंटीसेंस जीन, वो जीन बना जो हम चाहते थे और वो ऐसा प्रोटीन बनाएगा जिसका निर्माण हम चाहते हैं और हमारा टमाटर क्या हो जाएगा, स्वस्थ टमाटर बन जाएगा। समझ में आई होगी फ्लेवर सेवर टमाटर और आरएनए बेस्ड एंटीसेंस टेक्निक। अब आता है महाधान। देखो महाधान छूट गया था हमारा। महाधान अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस। और चावल की एक और किस्म क्या पढ़ी, छत्तीसगढ़ जिंक राइस, छत्तीसगढ़ जिंक राइस। अब जो हमको पढ़नी है वो चावल की एक और किस्म है, वो है महाधान। अब अगर हम पहले वाले पे आते हैं तो गोल्डन राइस क्या कर रहा था, हमको विटामिन ए की आपूर्ति कर रहा था। क्या कर रहा था, विटामिन ए की आपूर्ति कर रहा था। छत्तीसगढ़ जिंक राइस के ऊपर आते हैं तो ये हमको क्या कर रहा था, जिंक की आपूर्ति कर रहा था। अब हम आते हैं महाधान। वर्ड क्या है, महा, मतलब इतनी छोटी मोटी चीजें नहीं है, इसके पास कुछ बड़ा है, मतलब इसमें एक से ज्यादा क्वालिटी है। ये क्या क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ये क्या है, ये है आपका खरपतवार नाशी। मतलब जहां पर भी आप इस चावल की फसल को लगाओगे आसपास खरपतवार नहीं उगेगी, उसको हटाने की आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। और क्या क्या विशेषता है इसकी एक बार देख लेते हैं। कीटरोधी, निफजिन और शुष्करोधी, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है, कीटाणुरोधी या कीटरोधी। मतलब अभी हमारे किसानों को कितने कीटाणुनाशक डालने पड़ते हैं, हर्बिसाइड्स और जो भी डालने पड़ते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, वो सब डालने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई कीड़ा इसके पास नहीं आएगा, ये कीटरोधी है। तीसरा शुष्कता रोधी। देखो चावल की फसल मैंने आपको बार बार बताया है, एग्जाम्पल भी मैंने दिए इस चीज के, कि चावल की फसल को इंटेंस सिंचाई की जरूरत पड़ती है। हम सबको पता है चावल का पौधा ऐसे क्षेत्र में होता है जहां 150 सेंटीमीटर या 120 से 150 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होती है। जैसे आपके छत्तीसगढ़ का या मध्य प्रदेश का पूर्वी एरिया हो गया, यूपी बिहार वाला एरिया हो गया, क्यों, तमिलनाडु वाली एरिया हो गया, वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वहां पे चावल होता है। क्यों, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। लेकिन हमने क्या किया, इस महाधान में राजस्थान की मरुभूमि में उगने वाले किसी पौधे से वो जीन निकाला जो उसकी पानी की आवश्यकता को कम कर देता है और उसको सूखे क्षेत्र में उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करता है। वो जीन उठा के हमने इस महाधान में डाल दिया। अब इस महाधान को भी पानी की बहुत कम आवश्यकता है। सोचो अभी तक हम चावल का पौधा ऐसी जगह पे उगा रहे थे जहां पे 120 से 150 सेंटीमीटर की भारी वर्षा थी। अब हम चावल के पौधे को 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्र में भी उगा सकते हैं। हुई ना बहुत अच्छी चीज। अब हमारा क्या, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा टाइम आ रहा है जब हमारे पास वैसे भी पानी की कमी है, ऐसे टाइम पे हमको चावल का पौधा अगर कम पानी में उग के मिल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। अगली जो बहुत अच्छी चीज है इसकी वो है निफजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। कहीं पे भी अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, मैं बोलूंगी इस चीज को आप कंपलसरी लिख कर आना। निफजिन क्या है, हम इसके फुल फॉर्म पे चलते हैं। Ni फॉर नाइट्रोजन एंड F फॉर फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीन, निफजिन। अभी तक हमको पता है कि पौधे सीधे नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं क्या, नहीं। पौधे क्या करते हैं, वातावरण की नाइट्रोजन को लेते हैं, उसको नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, फिर वो उसका यूज करते हैं। और हम सबको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है अमोनिया, यूरिया के रूप में पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। लेकिन अभी तक केवल जो दलहनी फसलें होती हैं या तिलहन वाली फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में, जैसे ये तिलहन वाली कोई फसल है, इसकी इन जड़ों में ये ऐसे लेग्यूमिनस यानी गांठों में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, आप सबने पढ़ा होगा, राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है, वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है उसको अपने में लेता है
क्या करता है, वातावरण की नाइट्रोजन को अपने में लेता है और इसको किस में परिवर्तित कर देता है, इसको परिवर्तित कर देता है वो नाइट्रेट में। और ये जो परिवर्तित नाइट्रेट है वो आसानी से यहां से ये पौधा यूज कर लेता है। लेकिन ये राइजोबियम जीवाणु हमारे यहाँ की सारी फसलों में नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला रासायनिक उर्वरक है यूरिया। सबने सुना होगा यूरिया की चोरी और ये सब। नीम लेपित यूरिया का नाम भी सुना होगा। नीम लेपित यूरिया क्या होता है, ये शायद 2016 के इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक था, नीम लेपित यूरिया। अभी क्या होता है, यूरिया आपको अब इतना तो पता चला होगा कि फसलों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और इसके ऊपर गवर्नमेंट सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट के सिर का बोझ समझ सकते हो आप इसको। इसमें जो सब्सिडी मिलती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो लोग क्या करते थे, भारी मात्रा में इसको लेते थे और अननेसेसरी यूज करते थे। जमीन को अगर 20% की जरूरत है तो फ्री में मिल रहा है, सब्सिडी पे मिल रहा है, डालो 40%। वो किसान जो अच्छी आय वाले हैं, जिनको यूरिया सब्सिडी के तहत नहीं लेना चाहिए, वो भी जाके सब्सिडी के तहत ये ले रहे हैं और आराम से अपना यूज कर रहे हैं। वो किसान जो सब्सिडी के तहत ले रहे हैं वो एक्सेस में लेके उसको बेच रहे हैं। मतलब कुल मिला के धांधली चल रही थी यूरिया को लेकर और गवर्नमेंट को तो हो रहा था आर्थिक रूप से नुकसान, क्योंकि वो सब्सिडी दे रही थी। तो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि नीम लेपित यूरिया दो। मतलब ये जो यूरिया है इसके ऊपर आप किसका लेपन चढ़ा दो, नीम का लेपन चढ़ा दो। इससे क्या होगा, आप पर्टिकुलर कुछ विशेष जगह पर एक तो यूज कर सकते हो क्योंकि नीम का लेप चढ़ गया। प्लेन यूरिया बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हो, लेकिन नीम लेपित यूरिया आप सिर्फ खेती के लिए यूज कर सकते हो। दूसरा, जब नीम लेपित यूरिया आप जमीन में डालते हो तो यूरिया के जो विघटन की दर होती है वो धीमी हो जाती है। आप प्लेन यूरिया लेके गए, मान लो आपने 100 ग्राम यूरिया जमीन में डाला, तो कुछ तो हवा में उड़ जाएगा, कुछ वो जमीन तेजी से ऑब्जर्व करेगी। तो ये 100 ग्राम यूरिया मान लो 1 घंटे में खत्म हो गया, है ना। और यही 100 ग्राम अगर आपने नीम लेपित यूरिया डाला तो धीरे धीरे जमीन को मिलता रहेगा, हवा में नहीं उड़ेगा और ये आपको 5 घंटे तक जाएगा। मतलब वास्तव में एक होता है ना कि भूमि धीरे धीरे उसके पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर रही है। जैसे अभी बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि खाना तो बहुत सारा खाते हैं लेकिन उनकी बॉडी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब नहीं करती है, जिसकी वजह से वो एकदम पतले से मिलते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें कम होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी एक्सेस में एब्जॉर्ब कर रही होती है तो मोटे होते हैं, और कुछ लोग जो फिट होते हैं उनकी ये जो नीम लेपित यूरिया वाली क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी बनी होती है। मतलब जरूरत के हिसाब से उनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही होती है। वही हमारा नीम लेपित यूरिया काम करता है। तो यही नीम लेपित यूरिया लेकर आए। अब हमने क्या किया कि ये यूरिया देने की समस्या ही खत्म कर दो। समस्या कैसे खत्म कर दो, आप पौधे के अंदर निफ जीन डाल दो। कहां से निकालेंगे ये निफ जीन, ये निफ जीन हम निकालेंगे राइजोबियम जीवाणु से, राइजोबियम बैक्टीरिया से। ये निफ जीन क्या करेगा, हर पौधे के अंदर जाएगा और उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रेट बना के दे देगा। तो क्या अब आपको उसमें यूरिया डालने की जरूरत है, बट ऑब्वियस सी बात है नहीं डालना है आपको, अमोनिया डालने की जरूरत नहीं है उसमें। तो यही आपका निफ जीन है। तो ये आपका महाधान है। ये महाधान क्यों हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो शुष्कता रोधी है। मतलब अब आप राजस्थान के मरुस्थल में पानी के अभाव में चावल की खेती होते हुए देखेंगे। कीट रोधी है, कोई कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं है। खरपतवार रोधी है, कोई हर्बिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट निफ जीन है, खुद जो दलहनी फसलें अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पा रही थी वो अब ये महाधान कर पाएगा। हो सकता है आप में से कोई ये निफ जीन की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा होगा। अगर आपके आसपास कोई किसान रहता है उससे पूछना कि अगर आपकी फसल खुद से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगे और आपको उसमें यूरिया डालने की जरूरत ना पड़े तो उसको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि उनकी जो एक तो यूरिया डालने की मेहनत कितनी कम हो गई, दूसरा उनका इकोनॉमिकली कितना बचत हुआ। अब इसका निर्माण किसने किया इस महाधान का, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी गोल्डन राइस पूछा गया था। गोल्डन राइस सिर्फ विटामिन ए की पूर्ति कर रहा था, महाधान इतनी सारी चीजें करके दे रहा है। 100% चांसेस है कि इन सारी फसलों में से एक आपसे दोबारा पूछी जाएगी। ठीक है, इसका निर्माण किया है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम ईरी कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। इसमें कार्यरत एक भारतीय वैज्ञानिक, देखो दोबारा पूछने के चांसेस क्यों बने, क्योंकि किसी इंडियन साइंटिस्ट ने इस महाधान का निर्माण किया है। इसमें कार्यरत भारतीय वैज्ञानिक जीएस खुश ने किया है। 2020 वाले प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आपका साइंस एंड टेक
प्लस करंट अफेयर्स वाला पोर्शन वहां पे बढ़ा दिया गया है। तो हो सकता है महाधान का निर्माण किसने किया है, और आपसे पूछ ले इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, हमारे उड़ीसा कटक में इसकी एक ब्रांच है, उसका नाम दे दे, 2-3 और संस्थाओं का नाम दे दे, और आप सिर्फ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट याद करके चले गए तो आप कटक उड़ीसा भी मार के आ जाओगे। जबकि बनाया किसने, फिलीपींस मनीला में है, और इसके साइंटिस्ट कौन है, भारतीय वैज्ञानिक जीएस खुश। ठीक है, तो ये महाधान हुआ हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों का एक्सप्लेन कर चुकी थी मैं, पढ़ के बता देती हूँ कल क्या बताया था। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल, कोई भी फसल आएगी आपको पहली लाइन तो यही लिखनी है, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल जिसे, देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों का नाम क्या है, DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। अब हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा कैसे बनाया, दीपक पेंटल ने बनाया, ये मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाता है, ये वो 1000 चीजें याद करते गए और करके गए सिर्फ जीएम सरसों, और पूछ लिया आपसे DMH11, सारा डब्बा गोल, याद ही नहीं आएगा क्या पढ़ा था DMH11। जबकि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों का नाम ही, साइंटिफिक नेम ही उसका DMH11 है, जिसका फुल फॉर्म है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये नाम दोनों आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है 3 नंबर में तो पहली लाइन यही होगी कि इसका आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जिसका नाम क्या है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के नाम से जाना जाता है। इस फसल का विकास दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक द्वारा दीपक पेंटल के नेतृत्व में किया गया। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है क्या DMH11 और क्या करती है। DMH11 एक मृदा जीवाणु से, हमने कपास में भी मृदा का बेसिलस थुरिजिनेसिस डाला था, बैंगन में भी वही डाला था, तो हम सरसों में भी यही डाल रहे हैं। मृदा बेसिलस थुरिजिनेसिस नहीं है इसमें, लेकिन मिट्टी से प्राप्ति कोई दूसरा जीवाणु है। तो DMH11 एक मृदा जीवाणु से जीन की एक प्रणाली का उपयोग करता है, जो क्या करता है, क्या विशेषता डालता है सरसों के पौधे में, जो सरसों को एक स्वपरागणकारी संयंत्र बना देता है, साथ ही हर्बिसाइड टॉलरेंस के गुण का विकास करता है और सरसों की उत्पादकता में वृद्धि करता है। यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों या DMH11 के पास जब हमने एक जीन प्रणाली ट्रांसफर की, ट्रांसप्लांट की, तो उसमें कितनी विशेषताएं आ गई, 3। पहली विशेषता क्या आई, स्वपरागणकारी संयंत्र, दूसरी विशेषता हर्बिसाइड टॉलरेंस, तीसरी विशेषता उत्पादकता में वृद्धि। ये दो तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। पहली प्रोडक्शन में वृद्धि हुई, कितनी प्रोडक्शन में, पहले वाली सरसों जितना उत्पादन कर रही थी उसकी तुलना में 30% ज्यादा वृद्धि करके देता है। हर्बिसाइड टॉलरेंस मतलब इसके आसपास आपको खरपतवार नहीं दिखाई देगी, खरपतवार को खत्म करने की समस्या समाप्त। स्वपरागणकारी संयंत्र क्या होता है इसको देख लो। क्या होता है, 2 तरह के पौधे होते हैं, एक होता है आपका नर पौधा, एक होता है आपका मादा पौधा। अब कोई तितली या कोई भंवरा या कोई मधुमक्खी उड़ के इसका परागकण, जब वो शहद बना रही होती है या हवा चल रही होती है, उसकी वजह से ये परागकण उड़कर इस मादा पौधे का जो जनन अंग होता है, वर्तिका या वृत्तिका ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, उस पर जाकर ये परागकण बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर पौधों में वृद्धि होती है और जनन होता है। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, ये हो गए परपरागणकारी, परपरागण, क्योंकि इनमें परागकणों को दूसरे पौधे तक किसने पहुंचाया, किसी दूसरे व्यक्ति ने, किसी दूसरे जंतु ने, हवा ने, मतलब कोई दूसरा कारक काम कर रहा है। तो ये कौन किया, परपरागण। अब स्वपरागणकारी क्या होते हैं, ये एक पौधा है, इसी में नर पौधे के भी जनन तंत्र है और इसी में मादा पौधे के भी जनन तंत्र है। यहाँ ना आपको हवा की जरूरत है, ना मधुमक्खी की जरूरत है, ना तितली की जरूरत है, ना चिड़िया की जरूरत है। यहीं से जो पौधे के परागकण है वो गिर के मादा पौधे की वर्तिका वाले अंग पर पहुंचेंगे और वहां से उसमें उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, स्वपरागणकारी पौधा हुआ। तो हमारे सरसों के पौधे को क्या बना दिया गया, स्वपरागणकारी संयंत्र बना दिया गया। ठीक है, तो ये 3 इसमें विशेषताएं डाली। अब इससे लाभ क्या हुए, सतत विकास लक्ष्य में तय किए गए खाद्य सुदृढ़ीकरण के लक्ष्य को पूरा करने में इससे सहायता मिलेगी और साथ ही पैदावार में लगभग 30% तक की वृद्धि की आशा है। क्यों होगा खाद्यान्न सुदृढ़ीकरण, क्योंकि सरसों क्या है, एक खाद्यान्न फसल है, तिलहन की फसल है। भारत प्रतिवर्ष लगभग 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक खाद्य तेलों का आयात करता है। अगर हम सरसों हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रोडक्शन से होकर बचेगी तो क्या हमको अभी 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का तेल आयात करना पड़ेगा, नहीं, हम अपने घर में ही तेल बनाएंगे, तो हमारी विदेशी मुद्रा की भी बचत हो जाएगी। और अब क्योंकि कीट प्रतिरोधी हो गई है, जलवायु संबंधी समस्याओं के प्रति भी क्या होगी, प्रतिरोधक होगी, कीटनाशक का, खरपतवार नाशक का हमारा खर्चा बच गया। लेकिन अब इसके साथ समस्याएं भी है, मैंने कल आपको ये समस्याएं काफी अच्छे से बता दी थी, सिर्फ पढ़ के बताऊंगी अभी।
क्या समस्या है? भारत में 60% शहद निर्माण सरसों के द्वारा, मतलब जब सरसों वाली सीजन होती है तभी आप देखेंगे जो मधुमक्खी के छत्तों पे जाके उनसे शहद निकाले वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो मधुमक्खियां होती है वो सबसे ज्यादा शहद का निर्माण कर रही होती है और उसके लिए वो पराग कहां से लेती है? सरसों के पौधे से। अतः मधुमक्खियों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका। क्यों? क्योंकि आप इसमें खरपतवार नाशी, कीटनाशी डाल रहे हो। जब वो किसी खरपतवार को समाप्त कर सकता है तो कुछ ना कुछ जहरीला इफेक्ट इन मधुमक्खियों के ऊपर भी डालेगा, डेफिनेट सी बात है। कॉन्फेडरेशन ऑफ बी कीपिंग इंडस्ट्री ने ये बोला है, मतलब हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, पूरी चीजें बाकायदा अध्ययन करके बोली जा रही है। कौन बोल रहा है? कन्फेडरेशन ऑफ बी कीपिंग इंडस्ट्री। बी कीपिंग यानी मधुमक्खियों को पालना। मृदा के अन्य सूक्ष्म जीवों को खतरा, जब वो मधुमक्खी को मार सकता है, खरपतवार को मार सकता है, सबको मार सकता है, तो मिट्टी के अंदर कितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो उसकी ह्यूमस को समृद्धता प्रदान करके मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि कर रहे हैं। अगर वो जीव मर गए तो क्या होगा? मिट्टी अनुर्वर हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो ये समस्या बोली इन्होंने। और क्या बताया इन्होंने? खरपतवार को नष्ट करने हैं और इस सब के क्या होंगे? स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि वो खरपतवार को नष्ट कर रहा है, उससे मधुमक्खी को नुकसान पहुंच रहा है, तो भाई मानव के भी तो शरीर में जाएगा, कुछ ना कुछ असर वहां पे भी करेगा, चाहे एलर्जी उत्पन्न करे पर कुछ ना कुछ समस्या तो देगा। वर्तमान में जीईएसी, अब समझ में आ रहा होगा जीईएसी क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों है ना, किसी और का जीन ट्रांसप्लांट किया है, तो इसने क्या किया? इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, ये यूज के लिए सही नहीं है। अब आ गया हमारा जीईएसी जो अभी हमको पढ़ना है। जीईएसी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अधीन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित। बता चुकी है आपको मैं। ये आपसे 3 नंबर में ये भी पूछी जा सकती है, ऐसा नहीं कि क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, जो भी बताया जा रहा है पूछे जाने की संभावना है पूरी, इसीलिए बताया जा रहा है, तो चुपचाप से याद कर लेना। आनुवांशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीवों और उत्पादों के नियमन के लिए भारत का सर्वोच्च निकाय। समझ में आया? आनुवांशिक रूप से संशोधित मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, ऐसे सूक्ष्म जीवों और उत्पादों के नियमन के लिए भारत का सर्वोच्च निकाय। नियमन मतलब अभी इन्होंने किया ना, सही नहीं लगा तो प्रतिबंध कर दिया उसके ऊपर, सही होता तो उसको आने देते मार्केट में, जैसे कपास को आने दिया, तो ये उसके लिए सर्वोच्च निकाय है। उपयोग के लिए ये स्वीकृति प्रदान करता है, जैसे अभी नहीं की उसने तो प्रतिबंध लगा दिया, तो ये इसके कार्य हो गए, ये इसका उद्देश्य हो गया, और ये किस संस्था के तहत गठित हुआ है वो चीज हो गई। अब हमारा एक बच जाता है टर्मिनेटर जीन। देखते हैं टर्मिनेटर जीन क्या, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सिर्फ देखना है, लिखने के लिए हमारा क्या काम का है, कितने नंबर में पूछा जाता है तो क्या लिखेंगे हम, ठीक है। ये भी आपसे अगेन 3 या 5 मार्क्स से पूछा जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से किसी भी पौधे में इस प्रकार के जीन डाले जा सकते हैं जिससे उस पौधे की फसल तो अच्छी प्राप्त की जा सकेगी, किंतु इसके बीज नए पौधे उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे जीन टर्मिनेटर जीन और ऐसे बीज टर्मिनेटर बीज कहलाते हैं। ये हुई सिंपल लैंग्वेज। जिसको डिफिकल्ट लैंग्वेज याद नहीं करना है वो ये याद कर देना, पर मैं बोलूंगी आपको लिखना है ये नेक्स्ट वाली डेफिनेशन। क्या है इसमें? ऐसे जीन जिनके प्रभाव से पौधे अपने ही भ्रूण के विकास को अवरुद्ध कर देते हैं, इस तरह के जीन का विकास जेनेटिक प्रयोग प्रतिबंध तकनीक, कौन सी तकनीक? गर्ट, जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजीज द्वारा किया जा सकता है। ऐसे जीन टर्मिनेटर जीन और ऐसे बीज टर्मिनेटर बीज कहलाते हैं। मान लो आपने ऊपर वाली सिंपल डेफिनेशन लिखी तो आपको क्या करना पड़ेगा? आगे इस टेक्निक का नाम देना कंपलसरी है। इस टेक्निक को याद कर लेना। टर्मिनेटर बीज तो समझ में आ गए होंगे, जो नए पौधे उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, यानी वे पौधे जिनके भ्रूणीय विकास अवरुद्ध हो चुके हैं। किस जीन के द्वारा? जो गर्ट तकनीक से डाला गया है। क्या नाम है? जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी, या हिंदी में जेनेटिक प्रयोग प्रतिबंध तकनीक। ठीक है, ये टेक्निक का नाम ध्यान रखना। अब क्यों डाला, क्या डाला, फायदा नुकसान, ये सब आपको बता चुकी, पढ़ के एक बार बता देती हूँ नोट्स में क्या लिखा हुआ है। पक्ष में कि हाँ टर्मिनेटर जीन बनाए जाने चाहिए। कौन बना रही थी? मल्टीनेशनल कंपनियां। एमएनसी का मतलब क्या है? मल्टीनेशनल कंपनियां यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। उन्होंने पक्ष में क्या तर्क दिया?
टर्मिनेटर तकनीक इसलिए आवश्यक है ताकि गैर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के साथ सम्मिश्रण न हो। यदि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें टर्मिनेटर गुण वाली होंगी तो वे वातावरण में फैल नहीं पाएंगी और जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। एक्सप्लेन कर चुकी थी इसको मैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें समस्या निकाल ली। क्या बोला उन्होंने? ऐसे जीन वाले पौधे से उत्पन्न बीज चूंकि नए पौधे को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, अतः किसान को हर बार बीज कंपनियों से ही बीज खरीदना पड़ेगा। इस प्रकार यह तकनीक कृषि और बीजों के क्षेत्र में कार्यरत मल्टीनेशनल कंपनीज के व्यापारिक एकाधिकार का माध्यम बनती है। मतलब आप हमारी खाद्यान्न सुरक्षा को समाप्त करना चाहते हैं। दूसरा, टर्मिनेटर जीन दुर्घटनावश गैर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों तक पहुंच सकते हैं, जिससे उनके बीज भी बांझ पैदा होने लगेंगे और फसली विविधता वापस कुप्रभावित होगी। ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। अगला पॉइंट, सामान्य बीजों में स्थानीय मिट्टी और जलवायु के प्रति अनुकूलन से नई किस्में विकसित होती है। मतलब इनके कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि हम अभी तमिलनाडु में कोई फसल उपजा रहे हैं। तमिलनाडु में कैसी प्रकृति है या जलवायु कैसी है की? तटीय जलवायु है। तो क्या होगा, अगर हम राजस्थान का कोई बीज उठा के तमिलनाडु के तट पर, प्राकृतिक बीज, हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ जगह चेंज की कि राजस्थान के मरुस्थल के बीज को उठा के तमिलनाडु की तटीय जलवायु में उसको बोने लगे, तो क्या होगा, पहली बार में बीज उपजेगा ही नहीं, दूसरी बार में उपजेगा पर जल्दी मुरझा जाएगा, तीसरी बार में थोड़ा बड़ा होगा लेकिन फिर मर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे कि राजस्थान में उत्पन्न होने वाली फसल तमिलनाडु के तट पर उत्पन्न होने लगी है कुछ सालों बाद या सैकड़ों सालों बाद। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उस फसल ने उस जलवायु के अंतर्गत अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। जैसे मानव ने ढालना शुरू किया ना अपने आप को, हिम युग से हम गर्म युग में आए, जो हमारी झुकी हुई कमर थी वो सीधी होने लगी, धीरे धीरे हम एडेप्ट करते गए हर वातावरण को। अनुकूलन वाला चैप्टर जब आप एनवायरमेंट में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये वाली लाइन बोलना क्या चाह रही है। मतलब आपकी जो प्राकृतिक फसलें हैं, प्राकृतिक बीज है, वो अपने चारों ओर के वातावरण को सहते हुए उसके अनुकूल अपने अंदर क्षमताएं विकसित करने लग जाते हैं। तो सामान्य बीजों में स्थानीय मिट्टी और जलवायु के प्रति अनुकूलन से नई किस्में विकसित होती है। इसीलिए क्या होता है, हमारी जैव विविधता और समृद्ध होती जाती है। पहले गेहूं की एक फसल थी, वातावरण से बार बार उसका इंटरेक्शन हुआ और वो दो फसलें हुई, मतलब दो प्रजातियां बनी, धीरे धीरे और प्रजातियां बनी। तो इस तरह से क्या होती है, हमारी जैव विविधता समृद्ध होती है। फलतः हजारों प्रकार की स्थानीय देशज फसलें पाई जाती है जो स्थानीय जलवायुविक परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जैसे चावल की एक फसल बासमती राइस भी है, तो चावल की और भी दूसरी फसलें हैं तो चावल ही, लेकिन उसकी कितनी सारी प्रजातियां हैं और इतनी अलग अलग प्रजातियां कैसे हुई? मध्य प्रदेश की जलवायु वाली फसल को हमने क्या नाम दिया? बासमती राइस। वही उत्तर प्रदेश या बिहार में जो चावल होगा उसकी गुणवत्ता इस बासमती चावल से अलग होगी। क्यों? क्योंकि वहां की जलवायु, वहां की मिट्टी सब अलग है। तो क्या हुआ, एक ही चावल की दो प्रजातियां मिली हमको। तो यही वो चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि जो प्राकृतिक बीज है उसमें ये क्षमता है कि वो वातावरण के अनुकूल अपने आप को चेंज करके नई नई फसलों की प्रजातियां पैदा करते हैं, जिससे हमारी जो खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है और हमारी जैव विविधता समृद्ध होती है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जब स्थानीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित फसलों के संरक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, तब टर्मिनेटर जीन वाले बीजों के कारण स्थानीयता के विनाश का खतरा है। अब ये क्या बोल रहा है, अब जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारे समुद्र के तटवर्ती भूमि है वहां पे समुद्र का खारा पानी आ रहा है, मतलब वो जमीन अब हमारे काम की नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो लवणी हो जाएगी, समुद्र का खारा पानी उसके ऊपर आ जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण उष्णता बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, जो हमारा मौसम का पैटर्न है वो भी कुछ ठीक नहीं है। ऐसे टाइम में ये फसलें ही है जो बदलते हुए वातावरण के प्रति धीरे धीरे अपने आप को अनुकूलित करेंगी और उस वातावरण में रहने के लिए अपने आप को योग्य बना लेंगी। तब इन स्थानीय फसलें क्या है, ये जो देशज प्रजातियां, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनमें अनुकूलन की क्षमता है। लेकिन अगर हम ये टर्मिनेटर बीज लाएंगे तो हमारी जो स्थानीय विशिष्ट क्षमताओं वाली प्रजातियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और आप ये टर्मिनेटर बीज को आप डालते जाओगे जो अपने आप में तो कोई क्षमता विकसित नहीं करेगा और जो हमारी क्षमता विकसित करने वाली फसलें उनका भी स्थान ले लेगा। अगला बोल रहा है, टर्मिनेटर जीन युक्त बीजों को बिक्री से पूर्व टेट्रासाइक्लिन के संपर्क में लाया जाता है। पर्यावरणविदों का मानना है कि ये क्या है, एक रसायन है। क्या नाम बोला है मैंने? टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन युक्त बीज वही है कि बार बार जब ये टेट्रासाइक्लिन अगर
उस बीज के अंदर है वो मृदा के अंदर जा रहा है, तो ये टेट्रासाइक्लिन रसायन मृदा के अंदर जाएगा, मृदा के जो भी सूक्ष्म जीव है उनको मारेगा, जिससे मृदा की उर्वरता धीरे धीरे समाप्त होगी और मृदा बंजर होती जाएगी। तो ये थे आपके टर्मिनेटर बीज के नुकसान। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो क्या कर रहा है, अच्छा जा रहा है, खराब जा रहा है, क्या लोग सारी सब्जियां फल जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक ही खा रहे हैं या परंपरागत खा रहे हैं? जब पहली बार वहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लाया गया तब क्या क्या हुआ, सारी कुछ चीजें अच्छी हो गई या खराब ही रही, वो देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर देखो, अगर आपसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लाभ या हानियां पूछा जाता है तो हम सीधे सीधे पॉइंट्स तो लिखते हैं कि भैया ये मिट्टी की उर्वरता को ह्रास कर देगा, ये कमी कर देगा, वो कमी कर देगा, लेकिन जब हम इस तरह की केस स्टडीज डाल देते हैं ना तो हमारे नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आप ये बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि आप 20 लेक्चर देख रहे हो, एक टॉपिक के ऊपर 20 लेक्चर देख रहे हो, कम तो नहीं देख रहे हो, तो आपका वो टॉपिक इतना तो पूरा होना चाहिए कि अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जहां जनरल बच्चा 5 में से केवल 2.5 नंबर लेकर आ रहा है, वहां पे आपको कितना मिलना चाहिए? 5 में से कम 3.5 से 4 नंबर तो मिलना ही चाहिए। जब हम 20 लेक्चर पढ़ रहे हैं, हर दिन 1 घंटा अपना टेक्नोलॉजी को पढ़ने में बर्बाद कर रहे हैं, तो हमको इतना आउटपुट तो मिलना ही चाहिए कि हम बाकी बच्चों से 1 से 1.5 नंबर आगे रहें। कैसे रहेंगे? बाकी सब लिखेंगे जनरल चीजें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप से मृदा की उर्वरता का ह्रास होता है, जैव विविधता को हानि पहुंचती है, ये होता है, वो होता है। हम इसके साथ में केस स्टडी डाल के एग्जैक्ट बताएंगे कि ऐसा हुआ भी है। हम ये नहीं बताएंगे होता है, हम बताएंगे भैया ऐसा हुआ भी है, देखो, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की क्या कंडीशन है। पहला, सबसे पहले ये लेकर कौन आया? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे देशों में चल रहा होगा। पहली बार कौन सा ऐसा देश है जिसने कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड पदार्थ बनाया? तो वो देश था जापान। कब बनाया इसने पहली बार कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट? 1989 में। प्रीलिम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सन 1989 में जापानी कंपनी थी शोबा डेनकोबा। नाम याद रहता है, याद करो, नहीं तो भूल जाओ, हमको सिर्फ याद रखना है, एक जापानी कंपनी थी। 1989 में इसने सर्वप्रथम जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी की मदद से सबसे पहले स्वास्थ्य टॉनिक बनाया। उस स्वास्थ्य टॉनिक का नाम क्या था? एल ट्रिप्टोफान को अमेरिकी बाजार में उतारा। अब स्वास्थ्य टॉनिक क्या होता है? आप लोगों को जैसे अगर एनीमिया हो जाता है तो आयरन की एक बड़ी सी बॉटल होती है, पीने के लिए दी जाती है, विटामिन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, वो क्या है? शक्ति बढ़ाने के टॉनिक है, बलवर्धक टॉनिक है। वही स्वास्थ्य टॉनिक क्या था? एल ट्रिप्टोफान। कैसे बना था? जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई पादप का कोई ना कोई जीन डाला गया था। कहां पे लेकर आई जापानी कंपनी? अमेरिका में लेकर आई। इससे हुआ क्या? जैसे ही मार्केट में गया, लोगों ने खरीदा, 100 लोगों की तो जान चली गई और 5000 लोग अपाहिज हो गए। बहुत साधारण असर नहीं था, 100 लोग तो मर गए और 5000 लोग हमेशा के लिए अपंग हो गए। अमेरिका की स्थानीय अदालत द्वारा इस जापानी कंपनी पर 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। ये तो हुआ जब पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आया, तो उसने बहुत डराने वाली एक तस्वीर हमारे सामने रखी। फिर हम और आगे चलते हैं, धीरे धीरे जब इनके ऊपर रिसर्च हुई तब क्या हुआ? फिर सेकेंड नंबर आता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन में जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया, जो सोयाबीन, सोया की बड़ी, ऐसे कुछ हम खाते हैं प्रोटीन के लिए, तो ब्रिटेन में जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया के बाजार में आते ही लोगों में एलर्जी के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई। मतलब नहीं सूट किया उनकी बॉडी को जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया। फिर हम चलते हैं जर्मनी में। जर्मनी में जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का लेकर आए। उसके परीक्षण के दौरान, मतलब अभी इंसानों तक नहीं गई है, खेतों में लहरा रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का की फसल, और गायों को खिलाई तो 12 गायों की मौत हो गई। और जब इस मक्का के परागकण उड़कर हवा में गए तो फिलीपींस से एक पूरे गांव में अजीब तरह की खुजली की शिकायत सामने आई। मतलब ये भी सूट नहीं हुआ। अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का ही थी, वहां पे भी जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का की स्टारलिंक ब्रांड, मतलब इसको कुछ और नाम दिया उन्होंने, जो नाम था स्टारलिंक ब्रांड। नाम याद रहता है तो लिखना, नहीं तो सीधे लिखना जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का। ठीक है,
तो अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का के बाजार में आते ही लोगों में एलर्जी के साथ साथ, मतलब यहाँ पे एलर्जी तो हुई लेकिन साथ में श्वसन संबंधी विकार भी सामने आए। यूरोप में गायों में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी से बोवाइन ग्रोथ हार्मोन, मतलब एक ऐसा हार्मोन जो उनमें दूध की मात्रा को बढ़ा देता है, वो हार्मोन इंजेक्शन से जब उनको गायों को लगाया गया तो उससे प्रोस्टेट कैंसर के फैलने की खबरों ने लोगों में भय उत्पन्न किया। हजारों की संख्या में गायों को मारा गया, जलाया गया और जमीन में गाड़ा गया। जब ये सब सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जब इतने ज्यादा नुकसान हो रहे हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को खाया क्यों जा रहा है। हमको भी नहीं पता चल रहा कि क्यों खाया जा रहा है। बीटी कॉटन के भारत में आने से, अब ये हमने दूसरे देश पढ़ा, हमने अमेरिका देखा, यूरोप की एक तो पर्टिकुलर यूरोप देखा, फिर उसमें जर्मनी को देखा, जापान को भी देखा, फ्रांस को भी देखा। अब बातें हैं भारत में एक ही फसल आई है अभी तक, बीटी कॉटन, बाकी तो सब बैन कर दी जीईएसी ने। बीटी कॉटन के आने से भारत में क्या हुआ? बीटी कॉटन के भारत में आने से त्वचा के ऐसे ऐसे रोगों से लोग आज भी जूझ रहे हैं जिनकी लोगों को जानकारी नहीं है। अगर कोई ऐसा परिवार आपके आसपास रहता हो जो सूती कपड़े की मिलों में काम करता हो या कपास से जो सूती कपड़ा बनता है वहां काम करता हो, तो आप देखोगे कि 70% लोग उनमें ऐसे होंगे जिनको कोई ना कोई स्किन एलर्जी होगी। उन्हें नहीं पता है क्यों हो रही है, ये हो रही है बीटी कपास की वजह से। आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में बीटी कॉटन पौधे में मौजूद जहर से गाय, भेड़, बकरियों के आमाशय में इन पादपों का पाचन न होने से हजारों की संख्या में इन जानवरों की मौत हो गई। अब हिस्ट्री और क्या, बीटी कपास हमारे यहाँ कब, हम क्योंकि बीटी कपास हमारे यहाँ की पहली वाणिज्यिक फसल है तो थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। पहले कौन सा देश लाया उसको। बीटी कपास की खेती सर्वप्रथम सन 1996 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से प्रारंभ हुई थी। विश्व की 75% मतलब सबसे ज्यादा 75% जेनेटिकली मॉडिफाइड कृषि 4 देशों में हो रही है, अर्जेंटीना, अमेरिका, ब्राजील और कनाडा। विश्व के 180 देशों में जीएम कृषि उत्पादों पर पूर्णतः प्रतिबंध है। कितने? 180, यानी मैक्सिमम कंट्रीज ने इसको बैन कर रखा है। और जो 4 कंट्रीज है जो 75% योगदान देती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, वो है अर्जेंटीना, अमेरिका, ब्राजील और कनाडा। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जब आपसे कोई ऐसा विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछा जाता है कि जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों पर या आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के उपयोग पर अपने विचार लिखो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप अपने विचार कहां से लाओगे? यही लिखोगे ना कि पहले बोलेंगे होना चाहिए, क्यों? उत्पादकता में वृद्धि होती है, कीटनाशक और ये सब यूज नहीं करने पड़ते हैं, जो भी हमने फायदे पड़े वो सब हम लिखेंगे। फिर हम बोलेंगे नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब हम नुकसान बताएंगे तो हम साथ में ये भी बताएंगे कि ये कंट्रियां इतने बड़े पैमाने पर नुकसान झेल चुकी है, बीटी कपास का नुकसान हम झेल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब लास्ट में कंक्लूजन पे जाएंगे तो हम सीधे सीधे ये नहीं बोलेंगे कि उपयोग नहीं होना चाहिए। हम किसी भी चीज पे डिसीजन वाला कंक्लूजन नहीं देते, हम क्या बोलते हैं, होना चाहिए, या फिर हम कोई एक मिश्रण लेकिन सकारात्मकता के साथ कोई मिक्सचर वाला कंक्लूजन देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का उपयोग होना चाहिए, लेकिन पहले पूरी तरीके से अनुसंधान और शोध कर लेने चाहिए कि पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जैव विविधता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मानव के स्वास्थ्य पर, मिट्टी की उत्पादकता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और सब तरीके से विश्वसनीय पौधे को ही हमको वाणिज्यिक स्तर पर अनुमति प्रदान करनी चाहिए। तो इस तरह का हमको कंक्लूजन देना चाहिए। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे फायदे और नुकसान मिल जाएंगे, सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए दोबारा पढ़कर नहीं बताऊंगी। ये देखो, एक सेकेंड, ये आपका टॉपिक शुरू हो रहा है यहाँ पे कृषि में जैव प्रौद्योगिकी। यहाँ पे आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की डेफिनेशन है, यहाँ पे इसके लाभ है, कम से कम 10 लाभ लिखे हुए हैं। पहला लाभ यही है कि वो कीट रोधी बन जाएगा। दूसरा लाभ, जिसको लवण सहिष्णु, सूखा सहिष्णु बना सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए जरूरी है। राइजोबियम जीवाणु वाला निफ जीन डाल सकते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वो कर लेगी। पारंपरिक तरीकों में क्या होता है, जो फसलें होती है, मान लो गेहूं की पारंपरिक फसल है तो वो गेहूं की फसल के अच्छे गुण को अपने अंदर लेगी। चावल की फसल है, वो किसी चावल की फसल के अच्छे गुण को अपने अंदर लेगी। लेकिन जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कराएंगे तो हम चावल की फसल में डाल्फिया पौधे के गुण को तो डाल रहे हैं, पर हम इनविनिया बैक्टीरिया के गुण को भी डाल रहे हैं। मतलब इसमें अच्छे गुणों को प्राप्त करने की सीमा नहीं है, आप जानवर से भी अच्छे गुण ले सकते हो, फसल से भी ले सकते हो, इवन मानव से भी अच्छे गुण ले सकते हो।
और क्या है, खाद्य सुरक्षा होगी। और एक ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आप जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ो और उसमें आपसे पूछा जाए स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो आप ये वाला पॉइंट वहां पर भी लिख सकते हो। क्या पॉइंट है? जीन हस्तांतरण द्वारा खाद्य टीके का निर्माण। अभी हमने क्या पढ़ा था? डीएनए टीका। अभी कल मैं एक क्वेश्चन देख रही थी जिसमें लिखा हुआ था आपसे 2017 में 15 नंबर में पूछा गया ये क्वेश्चन कि 21वीं शताब्दी में संक्रामक रोगों को कैसे ठीक किया जाएगा, संक्रामक रोगों का उपचार 21वीं शताब्दी में कैसे किया जाएगा, है ना। संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक किसी माध्यम के द्वारा, जैसे जल हो गया, वायु हो गया इत्यादि वाहकों के द्वारा और माध्यम के द्वारा पहुंचता है, वो संक्रामक बीमारी हो गई। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है। और जब हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी तो हमको क्या पता था, संक्रामक रोग जैसे HIV, कैंसर, वो किससे ठीक कर रहे हैं? अब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाकर। ये मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 3 में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। पेपर 2 के पार्ट बी में 2017 में 15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, आप जाके देखना, जिसमें पूछा है कि 21वीं शताब्दी में संक्रामक रोगों का उपचार कैसे किया जाएगा, समझाइए। अब 21वीं शताब्दी मतलब अभी वाला टाइम। पहले क्या कर रहे थे? पहले हम परंपरागत टीके ला रहे थे। कैसा? जो इंजेक्टेबल था या पोलियो वैक्सीन जैसा था, 2 बूंद जिंदगी वाली, जिसमें क्या होता था, जो भी बैक्टीरिया होता था उसको या तो मार के हमारी बॉडी में प्रवेश कराया जाता था या उसको पूरी तरीके से कमजोर कर दिया जाता था। इतना कमजोर कि अगर वो हमारी बॉडी में जाएगा तो हमको कोई बीमारी उत्पन्न नहीं करेगा और हमारी व्हाइट ब्लड सेल उनके लिए एंटीबॉडीज बना देंगी। लेकिन अब 21वीं शताब्दी में हम क्या बना रहे हैं? डीएनए टीका, जो उस टीके से कैसे बेहतर है? उस टीके में चांसेस थे कि 100 में से 1 लोगों को वो बीमारी हो सकती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया हमने कमजोर करके उसमें डाला है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा लाइवनेस आ जाए उसमें और हमारे शरीर में वो बीमारी उत्पन्न कर ले या उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए, एनी केस में, ठीक है। लेकिन डीएनए टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित और सबसे ज्यादा लाइबल, ठीक है। दूसरा, हम संक्रामक रोगों को कैसे ठीक कर रहे हैं? जैसे संक्रामक रोग है आपका HIV, एड्स और कैंसर, इसको हम कैसे ठीक कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाकर। अब ये क्या होती है, ये आप जाके लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाकर हम इसको ठीक कर रहे हैं। और हम कैसे ठीक कर रहे हैं? संक्रामक रोगों में जो मच्छर संक्रामक रोग फैलाते थे उनको ही हमने इनफर्टाइल बना दिया। आपने देखा होगा गूगल कंपनी ने ये किया है, इनफर्टाइल मतलब जो मच्छर मलेरिया फैला रहा था उस मच्छर का हाइब्रिडाइजेशन या वो मच्छर जब प्रजनन की प्रक्रिया में जा रहा था तो ऐसे मच्छर से उसको मिलवाया, ऐसे जीन उस मच्छर में डाले कि अब वो मच्छर बांझ हो गया। मतलब अब जब वो बच्चे पैदा भी करेगा वो बच्चे इतने कमजोर होंगे कि वो हमारे अंदर मलेरिया फैला ही नहीं पाएंगे। वो इनफर्टाइल कर दिया हमने उन मच्छरों को। तो ये सारी तकनीकों के द्वारा 21वीं शताब्दी में संक्रामक रोगों का इलाज कर रहे हैं। किसी ने नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा था, डायरेक्ट क्वेश्चन सामने आया था। मैंने भी संक्रामक रोग नहीं पढ़े अपने 2019 के मेंस के लिए, लेकिन मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था और बायोटेक्नोलॉजी में हमने ये सारी चीजें स्वास्थ्य के उसमें नहीं पढ़ी है अलग से, हमने बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये चीजें पढ़ी है। बट काम कहाँ पे आ रही है हमको? पेपर 2 के अंदर। तो थोड़ा सा दिमाग खुला रख के जाना एग्जाम में। जरूरी नहीं है कि पेपर 2 का एग्जाम देने जा रहे हो तो पेपर 2 की ही चीजें लिखनी है। हो सकता है उसमें वो चीज पूछ ली जाए जो आप एथिक्स में पढ़ चुके हो या आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो या साइंस एंड टेक या एनवायरमेंट कहीं पे भी पढ़ चुके हो। इसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट्स की इंटरलिंकिंग करना। जिसको सब्जेक्ट्स की इंटरलिंकिंग करना आती है वो बहुत अच्छे आंसर लिख सकता है। और जब आप किसी सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके अपना आंसर लिखते हो ये बताता है कि आपकी पकड़ कितनी है उन सारे टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला क्या है, अब ये जो मैं आपको पॉइंट बता रही थी पहले मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ। इसमें लिखा है कि जीन हस्तांतरण द्वारा खाद्य टीके का निर्माण। अभी तक हमने क्या किया था? डीएनए टीके का निर्माण किया। अब क्या कर रहे हैं? खाद्य टीके का निर्माण कर मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जा सकता है। जैसे हैजे का टीका आलू में डाला गया है। मतलब अभी हमको टीका लगाना होता है तो क्या करते हैं हम?
या तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं या हॉस्पिटल वाले जो आशा कार्यकर्ता ANM वगैरह होते हैं वो हमारे घर पे आके हमको 2 बूंद जिंदगी वाली पिला के जाते हैं या फिर हमको इंजेक्शन लगा के जाते हैं। अब ना आपको वो पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी ना आपको कोई इंजेक्शन लगाया जाएगा। आप घर में आलू लेकर आते हैं, जब आप वो आलू खा रहे होंगे ऑटोमेटिकली वो हैजे का जो टीका है, जो वैक्सीन है, वो आपकी बॉडी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस आलू के बीज में हमने वो वैक्सीन डाल दिया। अब वो एक बीज से 1000 आलू भी बनेंगे, उन सब के अंदर वो जीन है जो आपके अंदर हैजे के लिए एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर देगा। तो ये खाद्य टीका हम इससे बना सकते हैं। किससे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से। ये इसके फायदे हैं। ये बहुत सारे फायदे आप इसमें आराम से पढ़ सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मिंग में एक और टॉपिक आपको समझा देती हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मिंग वाला जो ये पॉइंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि अभी तक हम जो प्लास्टिक का यूज करते हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायी है, समुद्र पारी तंत्र के लिए तो भयंकर नुकसानदायी बना हुआ है। जब हम एनवायरमेंट पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा। लेकिन अब हमको पता चला कि कुछ बैक्टीरिया और कुछ पौधे ऐसे प्रोटीन का उत्पन्न करते हैं जिसके द्वारा हम प्लास्टिक को बना सकते हैं। और क्योंकि अब ये प्लास्टिक पौधे और बैक्टीरिया के जीन से बना हुआ है तो ये क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल होगा। मतलब जिस तरह से पौधा खत्म होता है तो क्या प्रकृति को नुकसान होता है? कोई बैक्टीरिया खत्म होता है तो प्रकृति को नुकसान होता है? नहीं ना। अब उन्हीं के प्रोटीन से हम प्लास्टिक बना रहे हैं, तो अब वो प्लास्टिक चाहे समुद्र में जाके खत्म हो, चाहे नदी में जाके खत्म हो, चाहे मिट्टी में जाके खत्म हो, वो उसकी उत्पादकता में वृद्धि ही करेगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मिंग वाला आपका पॉइंट है। यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। फायदे बाकी सारे मैं समझा चुकी हूँ। नुकसान में जो चीज नहीं समझाई होगी वो एक्सप्लेन करूंगी, बाकी सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, एलर्जीज कर सकते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। टर्मिनेटर जीन एक्सप्लेन कर दिया है। पूरा टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मतलब हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कंप्लीट हो गया है। अब अगेन बोल रही हूँ, अभी एक क्वेश्चन से मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक एग्जाम देने जा रहे हो उसके पर्पज से तो है, एग्जाम के बाद आप क्या बनने जा रहे हैं? प्रशासक। आपको पता ही नहीं होगा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी कुछ मार्केट में अवेलेबल है, तो आप अपने समाज का या आप जिस क्षेत्र में आप काम करो उसका विकास कैसे करोगे? उसका विकास करने के लिए पता तो होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी टेक्निक मार्केट में अवेलेबल है कि मैं अपने किसानों को वो लाके दे दूं। मैं अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो अस्पताल है उसको अपग्रेडेड अस्पताल बनाऊं, हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा आधुनिक अस्पताल बनाऊं। जब आपको तकनीकें पता होगी तब तो आप लेकर आओगे ना कि भैया अभी तक HIV का इलाज, अभी तक आप कीमोथेरेपी से आप कैंसर का इलाज कर रहे थे, अब आप उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से करो। ये चीजें आपको पता होंगी तब आप बोल पाओगे, तब आप कर पाओगे। ये आपके इंटरव्यू में भी आपकी एक तरह से, जब एथिक्स हम पढ़ते हैं तो वो हमारे इनर क्वालिटीज को सुधारता है। जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो वो आपकी आउटर क्वालिटीज को, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। क्योंकि आपके बोलने में जब वो शब्द निकलते हैं, वो समझ निकलती है, तो आपका प्रभाव पड़ता है सामने वाले के ऊपर। तो साइंस एंड टेक पूरा का पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है। तो आप ध्यान से पढ़ो। पहले के लेक्चर ध्यान से नहीं देखे तो अब फिर से शुरू करो। ये मत सोचो टाइम वेस्ट हो रहा है, डेफिनेटली टाइम नहीं वेस्ट होगा। 101% एक ऐसा जरूर आएगा कि पूरा साइंस एंड टेक पढ़ के आप वो ऐसे भी लिख जाओगे, यानी पेपर 3 में लिख जाओगे। हेल्थ वाले लेक्चर में आप टॉपिक में आप अपना लिखोगे। एग्रीकल्चर जो पेपर 1 में आपसे पूछा जाता है, मृदा जो पेपर 1 में आपसे पूछी जाती है, उसमें आप इसके एस्पेक्ट डाल पाओगे और बाकी सारी चीजों में तो आप लिख ही पाओगे। शांति से, शांत मन से एक लेक्चर को देखो। डायग्राम्स के थ्रू कुछ बताया हुआ है तो डायग्राम्स को बार बार बनाओ। अच्छा लग रहा है तो कोर्स परचेस करो। आप केवल पेपर 3 भी अलग से परचेस कर सकते हो, पूरा कोर्स अगर आपको नहीं करना है तो। इसके अलावा हमारे यहाँ पे टॉप 100 का बैच चल रहा है 2019 के स्टूडेंट्स के लिए भी और 2020 के स्टूडेंट के लिए भी। देखो मैं खुद स्टूडेंट हूँ। मेरा जब मेंस प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मैं खुद गई थी टेस्ट सीरीज को देखने के लिए मार्केट में। मुझे सिर्फ मेंस की टेस्ट सीरीज मिली थी 7500 में, जहां पे टीचर के साथ कोई 1-to-1 डिस्कशन नहीं था। जाना था, टेस्ट लिखना था, आना था, कॉपी चेक होकर आ जाएगी। आप रक्षा एकेडमी का टॉप 100 बैच ज्वाइन करोगे, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तीनों का गाइडेंस आपको कितने में मिल रहा है? 100 स्टूडेंट्स तक 7500 में, दिवाली तक फिर 9999 और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा होगा तो 15000 रुपए में आपको प्री प्लस मेंस इंटरव्यू का गाइडेंस प्लस ये जितना भी लेक्चर जो भी पढ़ा रहा है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स, पॉलिटी हो, आपका एथिक्स हो, जो भी हो, सारा का सारा कंटेंट मिलेगा। उसके बाद टीचर से 1-to-1
आपका इंटरेक्शन हो सकता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करते हो, हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, डायरेक्ट प्रतिमा मैम को मैसेज करो, सीधे आपकी टीचर से बात होगी। आनंद सर वीकली जूम पे या जियो मीट पे लाइव जाके बच्चों से बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनको अपनी एडवाइस देते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ इतने में हो रही है। और जहां तक मैंने 1.5 लाख रुपए कोचिंग में भर के आई हूँ, 10 दिन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसके बाद टीचर कहाँ गया ना आपको पता है, ना आपकी बायोटेक्नोलॉजी कहाँ गई वो आपको पता है। क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पूछने के लिए टीचर्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जब इतना आपको इतनी कम कीमत पे मिल रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए, बाकी आपकी समझ के ऊपर है। अब कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर होकर आना, ठीक है। थैंक यू।